खबर यह है कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में देश में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 170 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 1.5 लाख के भी पार पहुंच गया है। अब तक इससे 4300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात हालांकि यह है कि मौतों की दर में कमी आई है। ये दर 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है। देश में महाराष्ट्र का अभी भी सबसे ज्यादा बुरा हाल है और यहां मरीजों की संख्या 54,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना ने अब तक 1792 लोगों की जान ली है। दिल्ली में भी लॉकडाउन में ढील के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहां संक्रमितों की संख्या 14,400 के पार पहुंच गई है। और कोरोना मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं समीर दीक्षित, मुंबई से हैं हमारे साथ सुबोध मिश्रा और सूरत से हमारे संवाददाता चेतन पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और आज मुंबई के केईएम अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शवों के बीच कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। आखिर तैयारियों के फ्रंट पर इतनी लचर व्यवस्था क्यों है? क्या सरकार इसके ऊपर सोच रही है? क्या प्लानिंग के लेवल में दिक्कत है? ग्राउंड सिचुएशन क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मृत्युंजय जी। सबसे बड़ी बात जो हर बार अपनी किरकिरी करा चुकी जो महाराष्ट्र सरकार कहें या फिर बीएमसी कहें, बीएमसी भी हर बार नई नई चीजें बनाती है, नया नया स्ट्रेटेजी बनाती है, लेकिन उसके बाद भी वो नाकाम हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले दिनों सायन हॉस्पिटल की जब सबसे पहले इस तरह की खबर आई थी कि सायन हॉस्पिटल में शवों के बीच में कोरोना से के जो मरीज हैं उनको रखा गया, उसके बाद तुरंत सायन हॉस्पिटल के थे उनको वहां से हटा दिया गया था, उसकी जगह नए दिन आए थे। उसके बाद केएम की भी इस तरह की शिकायतें थी, जिसके बाद सरकार ने इस चीज पे बहुत ही गंभीर रूप से एक्शन भी लिया था। अभी 2 दिन पहले ही जो बीएमसी है, बीएमसी के कमिश्नर जो हैं इकबाल सिंह चहल जो हैं, उन्होंने 3 आईएएस अधिकारियों को अलग अलग केएम हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल, 3 अलग अलग बड़े जो बीएमसी के हॉस्पिटल हैं, उनमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो आईएएस लेवल के जो अधिकारी थे, उनको नियुक्त किया था कि उनकी देखरेख में इन अस्पतालों में सारे कामकाज होने चाहिए ताकि लोगों तक अच्छे से मेडिकल सुविधाएं पहुंच सके। लेकिन वापस इस तरह की जो ये खबर आई है, निश्चित तौर पे इससे समझ में आ रहा है कि अभी भी व्यवस्था लचर है। अभी तक कंट्रोल में किसी के भी कुछ नहीं है। जो हो रहा है वो सब राम भरोसे हो रहा है। उसी के बीच में अभी जब कल ही इस चीज की घोषणा की गई थी कि अब नई स्ट्रेटेजी के साथ बीएमसी चलेगी, चेज द वायरस करके जो कैंपेन है उसको चलाया जाएगा और खास तौर पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होगी। कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज होगा, उसके आसपास के करीब 15 जो लोग हैं, उनको स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया जाएगा। इसके अलावा काफी सारी बातें की गई कि 75,000 जो बेड है अब उपलब्ध हो गए हैं। बेडों की जो जितने बेड उपलब्ध कराए जाएंगे उनकी उपलब्धता भी ऑनलाइन दी जाएगी। ये सारी चीजें कल ही इस पर डिस्कस हुआ, लेकिन एक बार फिर से जो शर्मसार करने वाली जो ये वीडियो है, वो जो आई है, खबर आई है कि केएम में किस तरह से शवों के बीच में जो कोरोना के जो पॉजिटिव जो मरीज हैं उनको रखा गया है, उनका इलाज हो रहा है। इससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी जो है व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। भले ही वादे किए कितने भी किए जाए, कितनी भी कोशिश किया जाए, लेकिन जब अभी जो उपलब्ध जो जगह है, उपलब्ध जो हॉस्पिटल्स हैं, जिन हॉस्पिटल को इतने बड़े अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है, उसके बावजूद अगर ऐसे हॉस्पिटल से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी और एक पीक पे जाएगी, उस वक्त इस मुंबई का क्या हाल होगा, वो अपने आप में सिहरा देने वाला एक सोच लगती है। हालांकि अभी जिस तरह से बहुत सारे दावे कहे जा रहे हैं, एक तरह से पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मरीजों की संख्या जो मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और जहां पर मरीजों की संख्या जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी नतीजे की एक चीज ये तय है कि स्ट्रेटेजी अभी भी उतनी कारगर नहीं हो पा रही है, स्ट्रेटेजी बीएमसी की या फिर महाराष्ट्र सरकार की,
जिसको लेकर के हम ये कह सके कि वाकई आने वाले समय में हम और बेहतर काम करेंगे। अभी एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी भी मीटिंग के दौर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसी कोई भी चीज नहीं आई है या ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं आ पाई है कि मुंबई को एक अच्छा, ये कहा जाए कि अच्छी लीडरशिप में चीजें आगे चल रही हैं और जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी। जी मित्र। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दिल्ली। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित वहां से जुड़े हैं। समीर, मैं आपसे बिल्कुल दो बात साफ तौर पे पूछना चाह रहा हूं। एक तो ये कि दिल्ली के ग्राउंड सिचुएशन कोरोना को लेकर अभी है क्या, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि WHO ने यह चेतावनी दी है कि जो कोरोना का दूसरा फेज होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा, तो इसको भारत सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है WHO की इस चेतावनी को, और क्या इसको लेकर कुछ तैयारी शुरू हुई है? मृत्युंजय, आपके पहले सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यही बनता है कि कोरोना केस को लेकर के दिल्ली में स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, लगातार गंभीर होती जा रही है। आंकड़ों के नजरिए से आप देखिए तो अभी पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा जो है वो इस वक्त 15,200 की संख्या पार कर चुका है। 15,000 से ज्यादा इस वक्त कोरोना पॉजिटिव केसेस दिल्ली में रजिस्टर किए जा चुके हैं। हालांकि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो तकरीबन 8,000 है, लेकिन इसी के साथ अगर मौत का आंकड़ा भी देखें, डेथ फिगर भी वो 300 की फिगर को पार कर चुकी है। तो लगातार दिल्ली में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है उसका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। पिछले अगर आप 10-12 दिन से जो रोजाना के जो किस्से सामने आ रहे हैं उसमें 100-200 में नहीं बल्कि 300, 400, 500 की संख्या में ये केसेस दिल्ली में रजिस्टर हो रहे हैं। और ये साफ बताता है कि आप स्ट्रेटेजी कोई अपना लीजिए, राज्य सरकार ने जितने भी कदम उठाए थे वो जब तक लॉकडाउन के 3 चरण है तब बेहतर, इसलिए कि जो केसेस की संख्या पिछले लॉकडाउन के तीसरे चरण तक जो नजर आ रही थी सिर्फ 100, 80, 110 इस तरीके से नजर आ रही थी। लेकिन अब जब दिल्ली में छूट रियायत दी गई है लॉकडाउन 4 में, तो ये जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इन सब के बीच में दो और गंभीर बातें ये कि एक जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि अब जो आगे बढ़ करके इस लड़ाई में शामिल है, यानी कि डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, CISF स्टाफ, वो भी अब बड़ी संख्या में उनमें पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट चलाने का फैसला ले लिया, डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 25 तारीख से और अब तक में 28 CISF के जवान कोरोना पॉजिटिव निकल करके सामने आए हैं, जो ये बताता है कि स्थिति कहां तक गंभीर पहुंच गई है। एक और बात कि अभी तक आप जो पॉजिटिव केसेस देख रहे थे उसमें ये भी बात निकल के बड़ी गंभीरता से आ रही थी कि क्या ये अब धीरे धीरे VVIP इलाकों में, सरकारी दफ्तरों में क्या इसकी पैठ बन रही है, यानी कि कोरोना जो है उसकी दस्तक क्या मंत्रालय तक है। तो उसी में एक और आज गंभीर खबर ये बात सामने आई है कि जो नॉर्दर्न रेलवे यानी कि उत्तरी रेलवे का जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है वहां पर एक उच्च अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उत्तर रेलवे के हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से फिलहाल सील कर दिया है, बंद कर दिया है और सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज को संभव किया जा रहा है। लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि कोरोना की चपेट में अब दिल्ली लगभग पूरी तरीके से गिरफ्त में है। VVIP इलाके शामिल है, मंत्रालय शामिल है और फ्रंट लाइन वॉरियर जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें सलाम जरूर है, लेकिन वो भी अब इसकी जद में आ रहे हैं, जो बहुत गंभीर पूरी स्थिति को बनाती है। इन सब के बीच में आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के एक सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को साफ तौर पे कहा है कि कोरोना के केसेस जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो उसी के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी इसका दायरा बहुत बढ़ाना होगा। लिहाजा केंद्र सरकार को ये इस बात को चिन्हित करना होगा कि कौन कौन से प्राइवेट अस्पतालों को और शामिल किया जा सकता है जहां पे कोरोना पेशेंट का इलाज हो, और ये इलाज अगर मुफ्त संभव हो तो बहुत अच्छा है, और अगर मुफ्त नहीं तो कम से कम इस इलाज का खर्चा काफी मुफीद होना चाहिए ताकि जेब पर ज्यादा खर्च ना पड़े। एक दूसरा सवाल आपने बहुत अहम सवाल मृत्युंजय उठाया कि जो WHO जिस तरफ लगातार इशारा कर रहा है कि ये तो पहला फेज है, ये तो पहला चरण है कोरोना का जो जिस वक्त जिससे भारत जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन जो दूसरा फेज जिसको लेकर के गंभीरता बताई जा रही है वो अभी आना बाकी है। और इसी में WHO के साथ ही आपको बता दें कि भारत के तरफ से एम्स के डायरेक्टर मिस्टर गुलेरिया ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो अगले 2 या 3 महीने हैं तब हम कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, और वो दिख भी रहा है। महाराष्ट्र में
में दिल्ली में वो दिख भी रहा है। तो अभी स्थिति और गंभीर यहाँ से होती हुई नजर आएगी अगर इन एक्सपर्ट की बातों पर यकीन करें। और निश्चित तौर पर यह समझा जा रहा है और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन को एक बार फिर से सख्ती से लागू करना चाहिए, और दूसरा ये कि जो छूट या रियायत आर्थिक गतिविधियों के लिए दी गई है क्या इन पे फिलहाल ब्रेक लगाना चाहिए, ताकि ये जो बड़ी लड़ाई है इसमें कुछ जीत या फिर राहत हासिल की जाए। तो उसको लेकर के सरकार अभी कई दौर की बैठकें कर रही है, मीटिंग कर रही है, स्ट्रेटेजी बना रही है। ये स्ट्रेटेजी का खुलासा आप 30 तारीख के लगभग देख पाएंगे, 30 या 31 मई को, जब लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हो रहा होगा। और आगे की राह क्या होगी वो इसी तारीख को आपको नजर आएगी। ये तारीख इसलिए आपको जरूर बता रहा हूँ क्योंकि अब विपक्ष भी लगातार केंद्र को घेर रहा है। कल आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पूरा मोर्चा संभाला था और सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा कि आखिर लॉकडाउन से निकलने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो आप ये देखिए कि सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक कोरोना से लड़ना और दूसरी तरफ ये जो श्रमिक या जो लोग अलग अलग जगहों पे फंसे हैं उन्हें ट्रेनों के जरिए, फ्लाइट के जरिए अपने मंजिल तक पहुंचाना। जी ओके ठीक है। चलिए, तो ये दिल्ली से समीर ने ताजा अपडेट आपको बताया कि दिल्ली के ग्राउंड हालात क्या हैं, सरकार क्या तैयारी कर रही है, WHO ने जो चेतावनी दी है सेकेंड फेज को लेकर उसको सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। सूरत से हमारे संवाददाता चेतन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, गुजरात के ताजा हालात क्या हैं? जी, खासतौर पे गुजरात के अहमदाबाद बाद सूरत में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव दर्द दर्ज हो चुके हैं। अभी तक की जो बात की जाए, सूरत में 1400 से ज़्यादा मरीज दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 63 यानी कि 63 लोगों की करुण मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखने जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिकवरी रेट है वो भी देश में प्रथम सूरत का है। अभी तक 963 जो दर्दी है वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह सूरत में भी लास्ट एक सप्ताह से जिस तरह केस बढ़ रहे हैं उसके चलते सूरत महानगर पालिका ने विशेष तौर पे सूरत की जो सीनियर हॉस्पिटल है उसमें देश की प्रथम मल्टी लेवल हॉस्पिटल तैयार की गई है। इसमें से 540 आइसोलेशन बेड की यहाँ पे हॉस्पिटल तैयार की गई है। उसके साथ यहाँ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने जो खानगी जो भी हॉस्पिटल है उनके जो तबीब लोग हैं उनके साथ एक महत्व की बैठक का भी आयोजन हाथ धरा था। उसमें से 200 जितनी जो हॉस्पिटल है वो कोरोना वायरस के जो दर्दी है वो उनके साथ जुड़ जाएगा। इसके चलते काफ़ी सारे जो मदद है वो सूरत महानगर पालिका को मिल रहे हैं। सूरत की जो बात की जाए, सूरत में लिंबायत जोन है, वहाँ पे 450 से ज़्यादा पॉजिटिव केस दर्ज हो चुके हैं। वहाँ पे CISF और जो स्थानिक BSF है वो भी सतत पेट्रोलिंग है। लोगों को घर में रहने की सूचना दी गई है। 63 ऐसे जो जोन है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन जाहिर किया है। वहाँ पे अभी तक 4 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्वारंटाइन किए गए। पुलिस सतत पेट्रोलिंग की गई है। सूरत महानगर पालिका ने दूसरी तरफ रांदेर जोन और लिंबायत जोन जो दोनों जोन है रेड जोन इलाका गिना जाता है, वहाँ पे भी लोगों की आने जाने में पाबंदी यहाँ पे लगा दी है। सबसे बड़ी उपलब्धि गिन सकती है, सूरत का रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। 70% जो दर्दी है अभी तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह एक हफ्ते से जिस तरह कोरोना पॉजिटिव के दर्दी यहाँ पे दर्ज हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो आरोग्य विभाग की जो चिंता है सतत बढ़ रही है। यहाँ पे जो सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर और जो स्थानिक आरोग्य अधिकारी है वहाँ पे एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। लॉकडाउन 5 जो आ रहा है उसमें किस तरह की छूटछाट की जा रही है उसमें राज्य सरकार से भी बात हो चुकी है। अभी तक सूरत में कपड़ा बाजार शुरू नहीं हुआ। कपड़ा बाजार अगर यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो सबसे ज्यादा जो केस है यहाँ पे दर्ज चुके हैं, क्योंकि जो कपड़ा बाजार आता है वो लिंबायत जोन में आता है। इसी वजह से जो मजदूर और जो स्थानिक जो व्यापारी है वो भी लिंबायत से आते हैं, जिसकी वजह से सूरत में कम से कम 150 से ज्यादा मार्केट है। इसमें से एक भी व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो पूरे मार्केट में ये फैल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया चेतन आपका और सुबोध आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। देश में घरेलू उड़ानें शुरू होने के बाद विमानों में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक कोरोना मरीज ने यात्रा की, जिसके बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। ये मरीज एयर इंडिया का क्रू मेंबर ही था। उधर इंडिगो ने मंगलवार को चेन्नई कोयम्बटूर उड़ान के क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया है। इस उड़ान में यात्रा करने वाले एक यात्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इंडिगो ने यह फैसला लिया।
इंडिगो के अधिकारियों ने बताया कि अन्य यात्री संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन एहतियातन सभी को 14 दिनों तक घर पर ही क्वारंटीन किया जाएगा। इस पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, तमाम एहतियातों के बावजूद, तमाम जांच पड़ताल के बावजूद अगर फ्लाइट में भी कोरोना वायरस पहुंच जा रहा है तो ये चिंता की बात है। तो अब इस घटना के बाद क्या अलर्टनेस एयरलाइंस की तरफ से बढ़ाई जा रही है ताकि ये घटना दोबारा ना हो? बिल्कुल, ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि सरकार ने बड़े एहतियात के साथ में, बहुत नियमों के साथ में, बहुत कुछ ऐसा की ताकि कोरोना पेशेंट या फिर इस संभावित लक्षणों के साथ कोई भी व्यक्ति फ्लाइट में, एयरपोर्ट में दाखिल ना हो। इन तमाम डूज एंड डोंट्स के साथ में सरकार ने 25 तारीख से डोमेस्टिक फ्लाइट चलाने की शुरुआत की थी और 25 तारीख को ही ये तमाम बंदोबस्त के बीच में आपको बता दें कि 25 तारीख को ही इंडिगो की एक फ्लाइट जो चेन्नई से कोयम्बटूर जा रही थी, उसमें एक शख्स, एक यात्री सवार होता है। यहां से जब उसने जब चेन्नई से टेक ऑफ किया फ्लाइट ने, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब कोयम्बटूर में उस फ्लाइट ने लैंड किया, यात्री कोयम्बटूर में उतरा, तो वहां पर जब डॉक्टर ने बाकायदा पूरी जांच करी, मेडिकल, हर यात्री का जो मेडिकल चेकअप वगैरह किया, उसमें पाया गया कि एक यात्री जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, जिससे हड़कंप मच गया। और हड़कंप इस बात का क्योंकि या तो फिर सारे जो नियम कायदे कानून है क्या वो सही तरीके से उनका पालन नहीं हो रहा है। हालांकि एसिम्प्टोमेटिक केस जो होता है जिसमें लक्षण पूरी तरीके से नजर नहीं आते, ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। लेकिन इसके बीच में कोयम्बटूर में जैसे ही इसकी सूचना मेडिकल स्टाफ ने आगे दी है, उसके बाद इंडिगो एयरलाइन ने एहतियातन जो क्रू मेंबर थे उनको होम क्वारंटाइन रखने के लिए आदेश दे दिया है। तो वहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी उस फ्लाइट में कितने और लोगों को इसका कोई संक्रमण हुआ या कोई और इसकी चपेट में आया, इस बात में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन कोरोना पेशेंट का फ्लाइट में ट्रैवल करना बेहद गंभीर मामला है। सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है और जो तमाम नियम है उनको सख्त करने की बात कही जा रही है। और सिर्फ इंडिगो ही नहीं बल्कि एयर इंडिया में भी एक मामला सामने आया, जैसा मृत्युंजय अभी आपने बताया दर्शकों को कि जो दिल्ली लुधियाना फ्लाइट थी उसमें भी एक एयर इंडिया स्टाफ का जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकल करके सामने आना है, और वो फिर पूरी फ्लाइट में जिस तरीके से यात्रा होती है वो एक अपने आप में स्थिति को और गंभीर करती है। क्योंकि ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग कितना सही रहेगा, कितना नहीं सही रहेगा, वो सब कुछ अपनी जगह ये सवाल बने हुए हैं। उन सबके बीच में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यात्रा करता है, हवाई सफर करता है, ये बाकी यात्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खतरा या ये कह सकते हैं कि परेशानी का सबब बन सकता है। ये भरोसा हिलाता है अन्य यात्रियों का, जो भले ही अपनी तरफ से तो सारी सहूलियतें ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको चिंता होती है कि क्या उनका वो जो ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, उनकी यात्रा कितनी सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना की मार से सिर्फ बड़े कारोबारी ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार भी परेशान हैं। इसको देखते हुए ट्रेड एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और मुंबई और आसपास के 20 लाख से ज्यादा कारोबारियों की मांग यह है कि उन्हें दुकान खोलने की इजाजत मिले। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, और क्या जानकारी है आपको इस खबर को लेकर? देखिए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एक अम्ब्रेला बॉडी है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें 781 जो अलग अलग संगठन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह की, हर तरह की जो ट्रेड बॉडी है उसका ये अम्ब्रेला संगठन है। तो उनकी तरफ से मांग की गई है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि जिस तरह से अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया लॉकडाउन का, तो उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि हफ्ते में 3 दिन अगर दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए होलसेलर और रिटेलर्स को। इसके अलावा अगर ये मुमकिन नहीं है तो कुछ घंटों के लिए दिन में 4 घंटे 5 घंटे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने से कारोबार पूरी तरह से रुका हुआ है। जो कारोबार, उनके जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज चालू है, इसके अलावा कुछ जो ऑर्डर पेंडिंग है वो भी रुके हुए हैं। इसके अलावा उनके द्वारा ये भी दलील दी गई है कि दूसरे जो राज्य है, महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरे राज्य है, वहां पर सरकार की तरफ से जो अनुमति दे दी गई है, तो कारोबारियों को ये भी डर है कि उनका जो बिजनेस है वो दूसरे राज्य में शिफ्ट नहीं हो जाए। इसलिए कई सारे सुझाव दिए गए हैं फैम की तरफ से और कहा गया है मुंबई और मुंबई के आसपास का जो इलाका है एमएमआर रीजन, वहां पर कुछ जितना मुमकिन है सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेमिनेंट जोन के बाहर
जिस तरह से सावधानी बरतते हुए ऑड इवन के फॉर्मूले को अपनाते हुए या फिर हफ्ते में 2 दिन। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप अनुराग आपका इस पूरे अपडेट के लिए।